बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा एक लेक्चर है, एक्सरसाइज के बारे में होगा। क्योंकि आज थोड़ा सा कॉलेज में मीटिंग थी, तो चांस था कि शायद मैं वहाँ पर जाकर लेक्चर ना वापस ले सकता आकर, तो इस वजह से मैं ये अभी आज लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। यानी एक दिन पहले, आपको मिलने से एक दिन पहले मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्सरसाइज से रिलेटेड आज का हमारा लेक्चर है। तो रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हमारे इधर मौजूद हैं एक्सरसाइज के अंदर, वो हम आज डिस्कस करना चाहेंगे। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये आ गई हमारी फाइल, लेट मी शेयर इट। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, while analyzing a circuit the internal resistance of EMF of a source is ignored। ठीक है, तो उसकी वजह क्या होती है, वो ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर जब हम कोई भी सर्किट बनाते हैं तो हम ऐसा कोई सिंबल नहीं बनाते कि सेल है, उसकी ईएमएफ है, साथ उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस बनाई। हम आम तौर पर सिंपली यही बना देते हैं कि पॉजिटिव है, एक सेल है, जैसे हम कल भी पढ़ रहे थे, आज भी पढ़ रहे हैं, ये ऐसे हमारे पास बस ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी। तो इस सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है, हर सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, उसे हम इग्नोर कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा क्यों है? तो बड़ी सादा सी बात है, बहुत ही आसान सा सवाल है। वो क्या है कि ज़्यादातर सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस होती है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो, बहुत ही कम होती है, 1 ओम से भी यूजली कम ही होती है, पॉइंट्स में होती है। तो इसका इतना ज़्यादा कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई पावर डिसिपेशन ये अपने इनसाइड कोई बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही होती, इसलिए हम इसको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल को इग्नोर कर देते हैं। ठीक हो गया। तो अब हम इसे थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सोर्स इज यूजली इग्नोर्ड ड्यू टू इट्स स्मॉल वैल्यू, कि आर इज अप्रॉक्सीमेटली जीरो ही ऑलमोस्ट होती है। इंटरनल एक्सप्लेनेशन क्या है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल से मुराद क्या है कि सेल के अंदर जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो चार्जेस को एनर्जी प्रोवाइड करता है, उसकी रेजिस्टेंस है। व्हेन इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जैसे मैं एक सेल है उसे मैंने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बल्ब के साथ, तो बल्ब की रेजिस्टेंस जो है वो क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। an external resistance then its EMF and terminal potential difference can be related as, वो हमने ये इक्वेशन पढ़ी है कि सेल की जो EMF होती है और उसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज है, when the it is connected with the circuit and current is flowing through the external resistance, तो फिर हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों में क्या रिलेशन है, E इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस IR। आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है कि टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू E माइनस IR। तो यहाँ से EMF किसके बराबर आ जाएगी, VT प्लस IR। तो अब जरा देखें, EMF इज इक्वल टू IR, आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है जो ज्यादा हाई होती है, जैसे बल्ब की रेजिस्टेंस है, उसकी फिलामेंट की रेजिस्टेंस है, प्लस IR। अगर इस बात को हम आगे लेके जाएं तो देखें क्या है हमारे पास, क्योंकि सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस आर बहुत कम होती है, तो आर इज अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। तो हमारे पास यहाँ पर हम ज़ीरो पुट कर दें तो आई आर हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। तो फिर बाकी क्या रह जाएगा कि ई एम एफ किसके बराबर है, आई आर के बराबर है। और आर क्या है, ये वो रेजिस्टेंस है जो सेल के टर्मिनल्स के साथ अटैच है, इसलिए इसके अक्रॉस वोल्टेज वो हम टर्मिनल वोल्टेज ई एम एफ के बराबर ले सकते हैं। लेकिन ये हम डेली लाइफ की हम बात करें, जब हम साइंटिफिक कैलकुलेशन कर रहे हो तो मोस्टली हमें इसको ऑब्जर्व करना होगा ताकि हमारे रिजल्ट्स की प्रिसीजन बढ़ सके। चलें जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है जी, अहम सवाल है कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस कैन बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए बैटरी एक्सीड द ईएमएफ, कि हमारे पास किस कंडीशन में सेल की ईएमएफ के मुकाबले में उसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है वो उसके मुकाबले में ज्यादा हो सकता है।
वो एक ही है। मैं जैसे क्लास में आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि जैसे आपके मोबाइल की बैटरी है, ठीक है, तो वो 0% डिस्चार्ज हो गई। अब आपने उसे चार्ज करना है, तो आप क्या करते हैं, चार्जर उसके कनेक्ट करते हैं। तो चार्जर वोल्टेज प्रोवाइड करेगा कहाँ पर, आपके मोबाइल की बैटरी के टर्मिनल्स पर। तो उस वक्त जो उसके टर्मिनल पर हमने वोल्टेज अप्लाई किया है, वो सेल की जो एग्जिस्टिंग ईएमएफ है उस वक्त, उसके मुकाबले में क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सेल जब चार्ज हो रहा होता है, ड्यूरिंग द चार्जिंग प्रोसेस, उसके टर्मिनल पर जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया होता है, वो सेल की एग्जिस्टिंग ईएमएफ से ज्यादा ही होगा, ज्यादा ही होता है, ताकि तभी वो हमारे पास चार्ज हो सकता है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, अब हम क्या कहते हैं, इसको रीड कर लेते हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल इज ग्रेटर देन इट्स ईएमएफ ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग। ठीक हो गया। एक्सप्लेनेशन क्या है, इन जनरल जो सेल की ईएमएफ है वो किसके बराबर होती है, वी टी प्लस आई आर, या वी टी हमारे पास किसके बराबर होता है, ई माइनस आई आर, ई एम एफ माइनस आई आर। अब क्या होता है, बट व्हेन द बैटरी इज कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ greater EMF for charging process, then the reverse current माइनस आई विल बी फ्लोइंग थ्रू इट। यानी जो हमारे पास ये हमारा सेल है, इसे चार्ज करने के लिए हम क्या करेंगे, लाजमी इसके साथ एक जो चार्जर लगाया है दैट इज बिहेविंग लाइक अ बिगर सोर्स, ठीक है, उसकी ये बिगर सोर्स के तौर पर अप्लाई हो रहा है। ये हमारी एग्जिस्टिंग सेल की ईएमएफ है, चले मैं इसको इस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। अब हमारे पास इसमें करंट जो हमारा सेल चाहता है, वो चाहता है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करे, लेकिन चार्जिंग के लिए इसमें करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन से सोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा, चार्जर प्रोवाइड कर रहा होगा, जिसकी वजह से इसमें जो करंट होता है इसकी ख्वाहिश के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसलिए इक्वेशन में हम उसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, माइनस आई से रिप्रेजेंट कर देते हैं। फिर टर्मिनल वोल्टेज वो क्या है, ईएमएफ माइनस आई आर, आर आई की जगह पर आप क्या लिख देंगे, माइनस आई, तो ई माइनस माइनस प्लस आई आर, तो ये हमारे पास टर्मिनल वोल्टेज अब देखो ईएमएफ से ज्यादा हो गया, कितना ज्यादा हो गया, आई आर वैल्यू ज्यादा हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन ईएमएफ एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है। तो जो हमारे पास ईएमएफ है, ईएमएफ जो है वो हमारे पास क्या है कि हमने पढ़ा हुआ है कि एक सेल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल। तो सेल के आउटसाइड से यहां से ये पॉजिटिव चार्जेस जो है वो सेल के अंदर इंटर होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या होगा, जब इन होगा तो सेल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट होता है, वो इस चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है, तभी हमारे पास वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। तो वो जो सेल के अंदर इस यूनिट चार्ज पर वर्क हुआ है टू मूव फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज इज कॉल्ड ईएमएफ। तो हमारे पास ईएमएफ क्या हो जाती है, ईएमएफ क्या है, इट इज द वर्क डन in bringing a unit positive charge from negative to positive terminal within the source या within the cell। EMF क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही होगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब सेल के अंदर से चार्ज नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ आता है तो वो चार्ज अगेंस्ट द फोर्स आ रहा होता है, इसलिए उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही होती है। तो इस वजह से मैं क्या कह सकता हूँ, इट इज द एनर्जी स्टोर्ड। यहाँ पर जो वर्क डन है ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एनर्जी stored by unit charge while moving through the cell, ये भी हम कह सकते हैं। अब ईएमएफ यानी ये सेल होगा तो फिर जाकर कोई, अगर हमने इसको बल्ब शब्द के साथ अटैच किया है तो चार्ज यहाँ से जब निकलेगा वो एनर्जेटिक होगा, वो बल्ब के क्रॉस जाकर अपनी एनर्जी को इस्तेमाल कर सकेगा। तो इसलिए हम ईएमएफ को क्या कह देते हैं, ये काज है। जबकि जो पोटेंशियल डिफरेंस, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारे पास क्या होता है, इट इज द इफेक्ट। काज होगा, सोर्स होगा, तो फिर आगे हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप होगा। इसलिए इट इज ईएमएफ इज द काज, पोटेंशियल डिफरेंस इज द इफेक्ट।
ठीक है, अब जरा देखो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि सर्किट के अंदर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान चार्ज को मूव करने के लिए चार्ज जो अपनी एनर्जी यूज करता है या चार्ज खुद जो वर्क करता है वो वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज टू मूव बिटवीन टू पॉइंट्स इन द सर्किट, उसको हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज द वर्क डन ऑन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू द सर्किट। सर्किट के अंदर से सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल तक जब चार्ज मूव करेगा तो वो जो खुद वर्क करेगा, वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज, उसको हम क्या कह देते हैं, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। लेकिन चार्ज मूव कब कर सकता है, जब पहले सेल का जो सोर्स है, जो हमारे पास ये सोर्स है, ये चार्ज को कुछ एनर्जी अपने अंदर से दे के निकालेगा। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास क्या है, ईएमएफ इज द कॉज, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है ये हमारे पास इफेक्ट होता है। अच्छा, सेल सर्किट में लगो या ना लगो, इसके अंदर ईएमएफ तो मौजूद रहेगी, इसलिए हम क्या कहते हैं, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इवन दो करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी ये सर्किट में लगा हो या ना लगो, इसमें करंट पास हो रहा हो या ना हो रहा हो, इसके अंदर ईएमएफ यानी इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हमारे पास ये मौजूद ही रहेगी इसके अंदर ईएमएफ। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है, अब ये मैं सर्किट यहां से ब्रेक कर दूं तो चार्ज आगे फ्लो नहीं कर सकेगा, तो सर्किट में जब करंट ही नहीं फ्लो करेगा, V इक्वल टू आई आर, करंट जीरो हो जाएगा तो वोल्टेज भी जीरो हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो हो जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ उस वक्त होता है जब सर्किट में करंट पास हो रहा हो, जबकि ईएमएफ सर्किट में करंट पास हो या ना हो, सेल हैज द ईएमएफ। तो इट पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट बिकम्स जीरो व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। फिर क्या कहते हैं, जनरली ईएमएफ क्या होती है, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा ही होती है, और जनरली जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो ईएमएफ से लेस ही होता है। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ से ज्यादा होता है उस सेल की, वो हमने पढ़ा है अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, ड्यूरिंग द चार्जिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाते हैं। जी, ये भी हमारे कोर्स से रिलेटेड ही है। The loop rule is based on the conservation of energy principle and junction rule is based on the conservation of charge. Are these principle explanation based on these rule on these principle? Are these principle explanation based on these principle? सादे लफ्जों में ये सवाल क्या हमें कह रहा है, वो हमें ये कह रहा है कि दो रूल हैं, एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ है जिसे हम क्या कहते हैं, इसका सेकंड रूल नाम है लूप रूल, दूसरा है जंक्शन रूल, वो है किरचॉफ करंट लॉ। क्या ये जो दो बेसिक फिजिक्स के लॉज हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्या उस पर बेस करते हैं? तो हमारे पास ये बिल्कुल ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हमारे पास अगर ये हमारे पास रेजिस्टेंसेज हैं, ये सेल के अंदर ये हमारे पास कुछ बैटरियां भी लगी हुई हैं जिसकी वजह से इस इधर ईएमएफ है, इसकी कुछ E2 ईएमएफ है, इधर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा, इधर भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा। ईएमएफ हमने ऊपर वाले अभी क्वेश्चन में पढ़ा है, ये क्या होता है, एनर्जी गिवन टू द यूनिट चार्ज, ये एनर्जी स्टोर्ड बाय द यूनिट चार्ज। और वोल्टेज किसको रिप्रेजेंट करता है, एनर्जी डिसिपेशन को रिप्रेजेंट करता है, चार्ज अपनी एनर्जी को सर्किट के अंदर कंज्यूम करता है। तो जब हमारे पास जितनी ये सेल्स चार्ज को एनर्जी देंगे उतना ही हमारे पास जो वोल्टेज है वो एनर्जी को कंज्यूम करेंगे, तो जितना हमारे पास एनर्जी गेन है उतना ही एनर्जी डिसिपेशन है, तो टोटल एनर्जी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो दिस किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो हमें ये कहता है कि एक सेल के अंदर तमाम तरह के जो पोटेंशियल चेंजेस हैं, तमाम ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंसेस जो हैं, उन सारों का सम किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि किसी भी सर्किट के अंदर तमाम ईएमएफ्स और जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं उन सारों का सम जीरो होगा, यानी जितना गेन होगा उतना ही हमारे पास डिसिपेशन होगी, इसलिए उनका सम कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। एंड दिस थिंग इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और ये हमें क्या बता रहा है कि एनर्जी सप्लाइड पर यूनिट चार्ज बाय द सोर्स इक्वल टू द एनर्जी यूटिलाइज्ड पर यूनिट चार्ज बाय वेरियस कंपोनेंट्स इन द सर्किट, कि ये जो एक सेल है जिसने चार्जेस को कुछ एनर्जी दी है, एक है या दो है या तीन है, जितने भी हैं,
वो जितनी चार्जेस ने एनर्जी गेन की है वो आगे जो सर्किट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके अक्रॉस वो एनर्जी कंज्यूम हो जाएगी। इससे हम क्या कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, और इसका सेकंड नेम क्या है, लूप रूल है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट इज जंक्शन रूल, जिसे हम किरचॉफ करंट लॉ भी कहते हैं, और ये हमें क्या कह देता है कि ये हमारे पास एक सर्किट है, इसमें कहीं से ये करंट आ रहे हैं, एक दो करंट आ रहे हैं, और यहाँ से फर्ज कर लो ये करंट जा रहा है। तो जितना करंट इस नोड पॉइंट पर, इस जंक्शन पॉइंट पर, जहाँ पे मुख्तलिफ ब्रांचेस मिल रही हैं, इसे जंक्शन कहेंगे, जो हमने कल के टॉपिक में भी पढ़ा है, जितने भी यहाँ पर जंक्शन पे ये पॉइंट्स मिल रहे हैं, जिसमें जितना करंट इन होगा उतना ही करंट आउट होगा। इन करंट को पॉजिटिव लेते हैं, आउट करंट को नेगेटिव लेते हैं, इसलिए जितना इन है उतना ही आउट है। टोटल इन हो रहा था 5 एम्पेयर, अगर तो जा भी कितना रहा होगा, 5 एम्पेयर ही जा रहा, तो सम ऑफ द करंट एट द जंक्शन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कोई भी चार्ज यहाँ पर नया पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इधर आउट जाने वाला करंट ज्यादा होता, ना ही यहाँ पर कोई करंट हमारे पास जितना आ रहा था सारा का सारा गया है, कोई यहाँ पर रुक नहीं गया, यानी यहाँ पर कोई चार्ज सिंक भी नहीं हुआ। तो जितना चार्ज आया इन यूनिट टाइम उतना ही चार्ज गया, यहाँ से लेफ्ट किया, इसलिए ये किसको फॉलो कर रहा है, दिस इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो ये क्या कहता है जंक्शन रूल, कि सम ऑफ क्या है ये, सम ऑफ द करंट्स एट द जंक्शन पॉइंट, एट द ब्रांच पॉइंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चलें जी आगे बढ़ते हैं। ये अब रिड्यूस सिलेबस के लिहाज से नहीं है। ये देखें, thus the direction of EMF provided by a battery depend on the direction of current flow through the battery। सवाल क्या है, सवाल ये है मैं इस तरह से कह देता हूं कि ये हमारे पास एक बैटरी है और ये हमारे पास रेजिस्टर है कोई, यहाँ पर पॉजिटिव से एक करंट इस्टेब्लिश हुआ जो इस रेजिस्टर में से पास करता है, और उसमें करंट की ये डायरेक्शन है जो क्लॉकवाइज है। अब अगर मैं बैटरी के टर्मिनल्स रिवर्स करूं, पॉजिटिव इधर कर दूं, नेगेटिव इधर कर लूं, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। अब करंट की डायरेक्शन भी सर्किट में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो पहले तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि करंट जो होता है वो किसकी वजह से होता है, ईएमएफ की वजह से होता है, वोल्टेज की वजह से होता है। ठीक है, ये नहीं है कि हमारे पास ईएमएफ की वजह से तो करंट होता है लेकिन करंट की वजह से ईएमएफ नहीं। हाँ, करंट फ्लो करो तो हम कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि वहां पर ईएमएफ है तभी है, लेकिन पहले पोटेंशियल डिफरेंस का होना या ईएमएफ का होना जरूरी है, तब करंट फ्लो करता है। तो ईएमएफ की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करे, बल्कि करंट की डायरेक्शन किस पर डिपेंड कर रही है, सोर्स ऑफ ईएमएफ पर डिपेंड कर रही है कि उसको हमने किस पोजीशन में, किस पोलैरिटी के साथ अटैच किया हुआ है। तो क्या आंसर है, नो डायरेक्शन ऑफ ईएमएफ प्रोवाइडेड बाय बैटरी डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो थ्रू द बैटरी। एक्सप्लेनेशन में हम क्या कह रहे हैं, डायरेक्शन और साइड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोलैरिटीज ऑफ द ईएमएफ बैटरी इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर जब मैंने कनेक्ट करना था तो मैंने डिसाइड किया कि पॉजिटिव इधर रखना है, नेगेटिव इधर रखना है, या पॉजिटिव राइट साइड पर रखना है और नेगेटिव हमने लेफ्ट साइड पर रखना है, ना कि हमने पहले से कनेक्ट कर दी और उसके बाद करंट ने डिसाइड किया कि मैंने किधर फ्लो करना है। तो पहले हम डिसाइड कर देते हैं सर्किट की कंस्ट्रक्शन के दौरान कि हमने पॉजिटिव टर्मिनल किस तरफ अटैच करना है और नेगेटिव टर्मिनल हमने किस तरफ अटैच करना है। सो इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन पे ये डिपेंड नहीं कर रहा, ये तो हमने डिसाइड किया है कि वो हमने पॉजिटिव टर्मिनल किस तरफ अटैच करना है और नेगेटिव किस तरफ अटैच करना है। ठीक है, आगे क्या है जी, दोबारा देखें, direction or side of the positive and negative terminal polarities of the EMF of the battery is decided at the time of its construction. So it does not depend on the direction of current flow through it,
बट द डायरेक्शन ऑफ करंट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ पोलैरिटी। करंट की डायरेक्शन डिपेंड करती है कि हमने बैटरी को किस पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया है। जैसे यहाँ पर पॉजिटिव इधर कनेक्ट किया हुआ है तो कन्वेंशनल करंट हमारे पास में क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है। अगर मैं पॉजिटिव की डायरेक्शन इधर पोलैरिटी उसकी रिवर्स कर दूं तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो ये जो क्वेश्चंस थे, शॉर्ट क्वेश्चन थे, रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये हमने अभी तक कर लिए। अब जरा आगे मैं किसी न्यूमेरिकल की तरफ अगर जाऊं, जी देखें, a typical 12 volt automobile battery has a resistance of 0.05 ohm। तो सेल की जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास, बैटरी की जो रेजिस्टेंस है वो 0.012 ओम है और बैटरी की ईएमएफ है 12 वोल्ट्स। फिर आगे क्या कह रहे हैं वो, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ दिस बैटरी, इस बैटरी के क्रॉस टर्मिनल वोल्टेज कितना है। अगर इसको जब हमने स्टार्ट किया है, स्विच ऑन किया है, तो इसमें से कितना करंट पास हुआ है, 100 एम्पेयर, और इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो कितना है हमारे पास, 100 एम्पेयर। कैलकुलेट द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, सेल की जो पावर है वो मालूम करें, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर है वो मालूम करें, और सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पावर है वो मालूम करें। तो जरा देखो क्या है हमारे पास, यानी इसको आप ऐसे समझें कि ये हमारे पास एक बैटरी है जिसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ अटैच किया हुआ है कैपिटल आर के साथ। तो ये जो हमारे पास सेल की ईएमएफ है ये मालूम करनी है, सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस हमें बताई हुई है। ठीक है, तो कुछ डेटा दिया हुआ है, कुछ हमने मालूम करना है, तो इसमें कोई मसले वाली बात ही नहीं है। तो जरा देखिएगा क्या आ जाता है हमारे पास सेल की ईएमएफ के बारे में। ये हमारे पास फार्मूला है उसके टर्मिनल वोल्टेज के बारे में। तो क्या है हमारे पास, ये E इज इक्वल टू वी टी प्लस आई आर, तो वी टी किसके बराबर आ जाता है, E माइनस आई आर। तो सेल के टर्मिनल पर वोल्टेज वो हम कैसे मालूम, ई एम एफ उन्होंने हमें बता दी है कितनी है, 12 वोल्ट्स, ये आ गया 12 वोल्ट्स, माइनस आई कितना है हमारे पास 100 एम्पेयर, रेजिस्टेंस कितनी है 0.012। तो अब 100 को 0.012 से मल्टीप्लाई करें, आई थिंक 1.2 आ जाएगा, और 12 में से ये क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे, वी विल गेट द आंसर। देखें ठीक हो गया जी। नेक्स्ट, अब आपको एक बात पता चल गई, क्या भला बात पता चल गई, कि ये जो हमारे पास सेल है इसको मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ अटैच किया हुआ है। अब सेल के जब करंट पास हो रहा होता है तो सेल की ईएमएफ के मुकाबले में उसके टर्मिनल पर वोल्टेज कम होता है। तो अब इसके एंड्स पर जो वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज है, और जो रेजिस्टेंस है वो सेल के टर्मिनल्स के साथ अटैच है। इसका मतलब ये हुआ कि रेजिस्टेंस पर जो वोल्टेज है वो टर्मिनल वोल्टेज है, ये वाला। तो हमारे पास वोल्टेज का क्या फार्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। तो हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मालूम करनी है, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V ओवर आई। लेकिन करंट तो इसमें से 100 एम्पियर उन्होंने हमें बताया पास कर रहा है, लेकिन इस पर वोल्टेज कौन सा होगा, सेल की ईएमएफ होगी या कोई और होगा। तो हमें पता है कि ये रेजिस्टेंस सेल के टर्मिनल्स के साथ अटैच है, इसमें हमें इन्होंने इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताई हुई है। इसका मतलब हम ईएमएफ वाली वैल्यू नहीं लिखेंगे, हम वो लिखेंगे जो इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर वोल्टेज इस्तेमाल हो रहे हैं, एंड दैट इज इक्वल टू टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज आ जाएगा। तो ये देखो R इज इक्वल टू वी टी ओवर आई, टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू पुट की, करंट की वैल्यू पुट की, वी गेट द आंसर। नेक्स्ट, अगली बात बड़े गौर से समझे। हमने ये मालूम करना है कि सेल जो है उससे कितनी टोटल पावर बाहर कंज्यूम हो रही है। सेल जो है वो कितनी टोटल पावर कंज्यूम कर रहा है। तो आपको पता है ये सेल है, ये उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है।
और आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे जब करंट फ्लो कराए, करंट के फ्लो के लिए एक ही रास्ता हो, जहाँ पे करंट के फ्लो के लिए एक ही रास्ता हो, तो वो जो हमारे पास रेजिस्टेंसेज होती हैं वो सीरीज में होती हैं। तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला है? R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये किसके बराबर है? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस फॉर R प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास आ गया। हमें मालूम करनी है पावर। तो जब सीरीज में हो तो टोटल पावर डिसिपेशन मालूम करने के लिए हमारे पास फार्मूला होगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर R। आर कौन सा आ जाएगा? जो पूरे सर्किट की पावर है, तो पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस आ जाएगी, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एंड दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर प्लस आर। ठीक है, तो यहां पर ये हम वैल्यूज पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, कोई मसला नहीं है। अब ये तो टोटल पावर थी जो सेल कंज्यूम कर रहा था पूरे सर्किट के ऊपर। ठीक है, अब उस पावर में से ये जो सेल दे रहा था कुछ किस पे यूज होगी? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस पर। तो अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर कितनी इस्तेमाल हो रही है, तो उसके लिए भी हम यही फार्मूला यूज करेंगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। करंट तो वही है जो पूरे सर्किट का है, क्योंकि सीरीज का सर्किट है तो हमारे पास पूरे सर्किट का करंट वही रहेगा। सिर्फ क्या पुट करनी है, आप वो पावर जिस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर इस्तेमाल हो रही है वो मालूम करने के लिए सिर्फ यही रेजिस्टेंस हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये पावर अक्रॉस द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का क्या फार्मूला आ जाएगा? आई स्क्वायर आर। दिस वन, आई की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, तो ये टोटल पावर 1200 वाट जो टोटल पावर थी, उसमें से 1080 वाट हमारे पास पावर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे इस्तेमाल हो रही है, और बाकी किस पर होगी? इंटरनल रेजिस्टेंस पर होगी। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर मैंने मालूम करना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस पर कितनी पावर कंज्यूम हुई है, तो टोटल पावर में से क्या माइनस कर दें? जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है उस पर कितनी पावर कंज्यूम हुई है वो माइनस कर दें। ठीक है, तो ये 1200 में से 1080 वाट माइनस कर दें तो ये आगे पास 120 वाट आ जाएगी। अगर ये तरीका आपको अच्छा नहीं लग रहा तो फिर बड़ा सादा सा है कि आप क्या करें, इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस पावर मालूम करनी है तो अगेन सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। अब इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आ जाएगा और ये आ जाएगा पी आर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। दिस इज द रिजल्ट। ठीक हो गया जी, ये हमने सवाल कर लिया। अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, इलेक्ट्रिक पावर से भी रिलेटेड हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है जी। सवाल ये है न्यूमेरिकल, फिफ्थ न्यूमेरिकल, 10 watt resistor has a value of 120 ohm. What is the rated current through the resistor? कि एक रेजिस्टर है उसकी पावर इतनी है, लेकिन कब? जब उस पर 120 सॉरी जब उसकी जो रेजिस्टेंस है, सॉरी जब उसकी रेजिस्टेंस जो है वो 120 ओम है। एक रेजिस्टर है उसकी वैल्यू 120 ओम है, उसकी पावर जो है वो हमारे पास 10 वाट वो कंज्यूम कर रहा है। तो उस वक्त उसमें से करंट कितना पास हो रहा है, या इस कंडीशन में उसका करंट कितना उसमें से पास होगा। ठीक है, जो हम उसके, अगर वो कोई बल्ब है तो हम उसके जो बॉक्स है उसके ऊपर लिख सकें कि इस पर इसकी रेटेड पावर इतनी है, इतने वोल्ट्स पर, उसकी रेजिस्टेंस इतनी है और इसमें से करंट इतना पास करेगा। यानी अगर इससे कम या ज्यादा करंट पास करेंगे तो हमारे पास की बर्निंग का खर्च है, अगर इससे कम करंट पास करेगा तो वो जितनी हमने पावर लिखी है 10 वाट वो प्रोवाइड नहीं करेगा। तो बड़ा सादा सा, रेजिस्टेंस भी आपको बता दी, आर पावर भी बता दी, आपने सिर्फ करंट मालूम करना है तो क्या यूज करेंगे? P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तो यहां से करंट की वैल्यू मालूम कर लें, नो इशू, क्वाइट इजी। आई स्क्वायर इज इक्वल टू पी ओवर आर, स्क्वायर रूट लें ऑन बोथ साइड, इधर स्क्वायर अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ गया? आई इज इक्वल टू पी ओवर आर। यू हैव गॉट द वैल्यूज, पुट देम, गेट द आंसर। जी नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? जी बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल। क्या है न्यूमेरिकल? अ रेजिस्टर ऑफ 50 ओम, उस पर वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 100 वोल्ट्स। कितने टाइम के लिए? फॉर 1 आवर। यानी एक सेल हमने कनेक्ट किया है, 100 वोल्ट का सोर्स है, और वो एक रेजिस्टर में से करंट ले रहा है, वोल्टेज उस पर अप्लाई कर रहा है। तो उस रेजिस्टर का क्रॉस कितनी पावर है, उस सेल के अंदर वो कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है, वो रेजिस्टर के क्रॉस कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। क्वाइट इजी, रेजिस्टेंस की वैल्यू है 50 ओम, वोल्टेज की वैल्यू है 100 वोल्ट्स,
टाइम जो हम कंज्यूम कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट्स, या 60 से मल्टीप्लाई और करें तो ये हमारे पास 1 आवर के सेकंड्स आ जाएंगे 3600 सेकंड। वी आर टू फाइंड द पावर एंड एनर्जी। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या हम यूज करेंगे, अब वोल्टेज हमें पता है, रेजिस्टेंस पता है, तो पावर का क्या फार्मूला प्रेफर करेंगे, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। V की वैल्यू 100 आ गई, R की वैल्यू 50 आ गई, वी गेट द पावर, पावर इज इक्वल टू 200 वाट। फिर आप लोगों ने बेसिक फार्मूला पढ़ा हुआ है पावर का, वो क्या है, वर्क ओवर टाइम। तो वर्क किसके बराबर आ जाएगा, पावर टाइम जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, वर्क डन इज आल्सो कॉल्ड एनर्जी। तो एनर्जी क्या बन जाएगी, पावर इनटू टाइम। तो पावर की वैल्यू आगे पास आ गई 200 वाट, टाइम है 3600, मल्टीप्लाई करें यू विल गेट द आंसर। क्वाइट इजी, बहुत ही आसान आसान से सवाल है, आप लोग जानते हैं। जी नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेट द करंट थ्रू अ सिंगल लूप ऑफ द सर्किट, सिंगल लूप सर्किट। अगर ईएमएफ जो हमारे पास यहाँ पर जो सेल अप्लाई करा है दैट इज 120 वोल्ट्स, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो है वो 1000 ओम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल जो है दैट इज इक्वल टू 0.01 ओम। हमने क्या मालूम करना है, वी आर टू फाइंड द करंट। तो करंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आप लोगों को पता है कि अब इसमें उन्होंने हमें ईएमएफ बताई है, इंटरनल रेजिस्टेंस बताई है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी बताई है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है। तो हमारे पास क्या फार्मूला है कि टोटल जो ईएमएफ होती है वो किसके बराबर है, टर्मिनल वोल्टेज माइनस आई आर। तो यहाँ से हम लिख भी सकते हैं कि आई वी टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होता है, सॉरी यहाँ पर प्लस। तो ये टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, वो जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे वोल्टेज इस्तेमाल होता है, आई आर प्लस आई आर। आई आपने लिया कॉमन, तो ये हमारे पास आर प्लस आर, तो ये ई एम एफ ऑफ द सेल। या आप इस तरीके से भी सोच सकते हैं, अगर इस इक्वेशन से इस्तेमाल ना करें तो आपको पता है कि वोल्टेज का ओम्स लॉ के मुताबिक फार्मूला है वी इक्वल टू आई आर। अब करंट पूरे सर्किट का चाहिए जो यहाँ से बैटरी दे रही है, तो करंट पूरे सर्किट का होगा तो रेजिस्टेंस भी किसकी होगी, पूरे सर्किट की होगी, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट की तो वोल्टेज भी वो होगा जो पूरे सर्किट का है। ठीक हो गया, तो ये ईएमएफ आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास क्या आ गई, जो हमारे पास पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस है। तो आपको पता है यहाँ पे करंट के गुजरने के लिए एक ही रास्ता है, इसलिए इन दोनों रेजिस्टेंसेस को हम ऐड करेंगे फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2, तो यहाँ पर आ जाएगा R प्लस R। तो आपने करंट मालूम करना है, तो आई क्या हो जाएगा, ये R प्लस R इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर E से डिवाइड हो जाएगा, एंड वी विल गेट दिस आंसर। आई इज इक्वल टू E ओवर R प्लस R, वैल्यूज पुट करें, वी विल गेट द आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। नेक्स्ट, अब हम किधर आ जाएं, ये लेंथी न्यूमेरिकल। फाइंड द करंट थ्रू द रेजिस्टेंसेस ऑफ द फिगर। जी अब इस सवाल के लिए आप लोगों को मेरे प्यारों किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो हमने अप्लाई किया था उसका सीखा भी था कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद से हम कैसे किसी लूप के अंदर से करंट मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन यही हमारे पास सर्किट था जो मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था। आज हम फिर दोबारा उसकी इक्वेशन लिखते हैं। भला क्या भला, गौर से समझना, बहुत गौर से समझना। सबसे पहले हम लेबल द डायग्राम, तो ये पहला हमारे पास आ जाएगा ए बी सी डी ए, ये एक लूप आ गई, सी डी ई एफ ये हमारे पास दूसरी लूप आ गई। अब ये जो पहली लूप है इसका करंट हमने इमेजिन करना है, फॉर एग्जांपल एंटी क्लॉकवाइज I1। दूसरी लूप का करंट है हमारे पास I2, और ये मैंने आपको सजेस्ट ये किया था कि पहली लूप का करंट अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो दूसरी लूप का करंट भी आप क्या लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज ही लेंगे। फिर उसके बाद हर लूप के ऊपर आपने किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करना है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो हम अप्लाई करते हैं, मैं यहाँ पर करता हूँ, लिखता हूँ कि अप्लाई KVL ऑन फर्स्ट लूप।
ठीक है, फर्स्ट लूप के ऊपर अब अगर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा देखो। ये करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, तो इस सर्किट में से वो कहां से कहां फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और ये आपने पढ़ा था किरचॉफ वोल्टेज लॉ के, जो हमने साइन कन्वेंशंस पढ़े थे, कि जब करंट, कन्वेंशनल करंट हम ये लेते हैं, सेल के अंदर से पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करे तो उसकी ईएमएफ नेगेटिव ली जाती है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं -E1। फिर दूसरी बात, इस सर्किट के अंदर दूसरा एक ही कंपोनेंट है और वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यहाँ पर है, इसके अगर जो वोल्टेज है वो V1, और मैंने ये बताया था कि रेजिस्टर क्योंकि हमेशा एनर्जी डिसिपेट ही करते हैं, इसलिए इसके अक्रॉस भी वोल्टेज हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस में, और ये -V1, और इन सारों का सम किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पर हमारे पास -E1, ओम्स लॉ के मुताबिक V = IR। अब गौर करो कि यहाँ पर इस सर्किट के अंदर दो करंट पास हो रहे हैं। एक I1 है जो इस रेजिस्टेंस में से नीचे से ऊपर फ्लो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन के लिहाज से देखें। और I2 जब घूम के आएगा तो यहाँ पर इसमें से वो ऊपर से नीचे फ्लो करेगा। तो इस सर्किट, इस रेजिस्टेंस का जो नेट करंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, जिस लूप को स्टडी कर रहे हैं उसके करंट में से दूसरी लूप का करंट आप माइनस करेंगे तो ये नेट करंट आ जाएगा। साथ आ जाएगी हमारे पास रेजिस्टेंस R1, और इन सारों का सम किसके बराबर आ गया, 0। ठीक हो गया जी। अब यहां पर जरा देखें, -E1 हमें बताया हुआ उन्होंने, वो 10 है। I1 और I2 ये हमने मालूम करने हैं, और रेजिस्टेंस बताई है 2 ओम, दैट इज इक्वल टू 0। ये -10 इधर आकर +10 हो जाएगा, और इस -2 और I1 को हम क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -2I1 -+2I2 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाती है। सिमिलरली अब हम क्या कर देते हैं, इस साइड पर भी हम ये कहते हैं कि अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन सेकंड लूप। सेकंड लूप पर हम ये अप्लाई करते हैं। ठीक हो गया। अगर मैं ये सेकंड लूप पर अप्लाई करूं तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जरा देखो। सबसे पहले ये ईएमएफ देखें, इसमें हमारे पास ये कहां से कहां जा रहा है, करंट I2 नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, इसलिए इस ईएमएफ E2 को हम लेंगे पॉजिटिव। फिर हमारे पास ये करंट आ रहा है, किस में से पास कर रहा है, R1 में से। इस लूप में R1 भी शामिल है। अगेन इसमें दो करंट होंगे, एक I2 और एक पिछली लूप का करंट I1। तो इसमें इसके अक्रॉस करंट पास करेगा तो वोल्टेज लॉस होगा, इसलिए हम V1 नेगेटिव लेते हैं। फिर यहाँ पर ये भी रेजिस्टेंस है, R2 भी मौजूद है, ये भी रेजिस्टर है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज नेगेटिव में ही हम लेंगे -V2, और इन सारों का सम कितना आ जाएगा, 0। नेक्स्ट E2 -V1 किसके बराबर है, नेट करंट। नेट करंट हमारे पास यहाँ पर क्या है, वो आ जाएगा I2 -I1। अब क्योंकि सेकंड लूप को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए सेकंड लूप के करंट में से फर्स्ट लूप के करंट को हम माइनस करेंगे, -I2 -I1 इंटू रेजिस्टेंस R1। फिर V2 वोल्टेज है जो R2 के अक्रॉस है, R2 का ताल्लुक सिर्फ सेकंड लूप से है, तो इसमें से करंट एक ही पास हो रहा है, कौन सा, I2। तो हमारे पास ये आ जाएगा V = IR, रेजिस्टेंस है R2, इसका करंट है I2, और इन सारों का सम कितना आ जाएगा, 0। अब जल्दी से हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। तो हमारे पास E2 हमारे पास आ गया 6, यहाँ पर I2 -I1 इंटू R1 हमारे पास कितनी है भाई, दैट इज इक्वल टू 2 ओम। R2 हमारे पास कितने हैं, दैट इज इक्वल टू 1 ओम, दैट इज इक्वल टू 0। ये 6 इधर आकर क्या हो जाएगा, -6। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, साथ माइनस भी है, -2I2 प्लस माइनस माइनस प्लस 2I1 -I2 इज इक्वल टू -6। थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, ये I1 पहले लिख देते हैं, 2I1 -2 -1, ये हमारे पास -3I2 इज इक्वल टू -6। ये इक्वेशन 1 कह दें, इस इक्वेशन को हम 2 कह देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। अगर आप गौर करें तो ये मैंने इधर आपको सॉल्व करके दिया, लेकिन यही जो हमारे पास इक्वेशंस हैं, जरा देखिएगा,
एक ये है इक्वेशन 1, ये सेम, और फिर आगे भी हमारे पास ये इक्वेशन दूसरी जो है वो मौजूद है। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है, फिर हमने क्या करना होता है, हाँ जी, अब हमने क्या करना है, ये जो दो इक्वेशंस आ गई हैं, एक हमारे पास ये है -2i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 10, और दूसरी है 2i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू -6। इनको हमने ऐड करके लूप करंट मालूम करना है। ठीक हो गया, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ। जब ऐड करता हूँ तो ये -2 और +2 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये -i2 आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो i2 हमारे पास कितना आ गया -4 एम्पेयर, ये एक आ गया। अब ये जो i2 की वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 2, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2i1 माइनस 3i2, i2 की वैल्यू कितनी आ गई -4 इज इक्वल टू -6, तो ये 2i1 प्लस 12 इज इक्वल टू -6, ये 12 इधर आ जाए तो ये माइनस कितना आ जाएगा, मैं इधर अब सॉल्व कर लेता हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस तो है, इज इक्वल टू -18 हो जाएगा, -12 इधर आएगा, -6 में ऐड होगा, -18, तो i1 हमारे पास आ जाएगा -2 1s are 2 9s are -9 एम्पेयर। अब ये याद रखो कि ये जो दो करंट्स हैं, कौन कौन से, i2 और i1, इनके साथ नेगेटिव साइन से परेशान होने की बात नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि आपने जो लूप के अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज इमेजिन किया था, वो एंटी क्लॉकवाइज एक्चुअली नहीं है, वो क्लॉकवाइज है। ठीक है, वैल्यू उसकी 9 एम्पेयर ही होगी, और इसने हमारी उल्टा थोड़ी सी गाइडेंस हमें दे दी कि एक्चुअली जो करंट है वो क्लॉकवाइज की बजाय, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज है, जो आपने इमेजिन किया है उसके ऑपोजिट है। ठीक हो गया, ये लूप करंट इमेजिन होगा, लेकिन सवाल जो है, मुझे याद पड़ता है आपकी बुक का भी, यहाँ पर मैंने सिर्फ लूप वाला करंट मालूम किया हुआ है, हालांकि जो हमारे पास सवाल है वो ये नहीं है। सवाल क्या है, सवाल ये है फाइंड द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। तो अगर ऊपर वाला सर्किट अगर आपने देखें, तो हमारे पास ये जो R2 है, इसमें से R2 में से एक करंट पास हो रहा है, कौन सा, I2, और R1 में से दो करंट पास हो रहे हैं, इधर से I2 भी है और यहां से I1 भी है, तो इसमें से एक नेट करंट पास हो रहा है, तो करंट थ्रू R1 वो क्या होगा, वो होगा या I1 माइनस I2 लिख दें, तो वो नेट करंट इसमें से फ्लो करेगा, और R2 में से सिर्फ एक ही करंट पास हो रहा है, वो है I2, तो आप क्या कहेंगे, करंट थ्रू R2 एंड दैट इज ओनली I2, तो I2 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी R2 के करंट के लिए, और यहां पर इन दोनों करंट्स को हम माइनस करके लिखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंथी होगा, मेरा सोना, घबराना नहीं है, जैसे आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, घबराना नहीं है, एक ही सिटिंग में बैठ के आपने इसे स्टार्ट करना है, और शुरू आपने इसी सवाल से करना है, क्वेश्चन नंबर 8 से आपने स्टार्ट करना है। जो न्यूमेरिकल नंबर 9 है, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन उसके लिए मैंने आप लोगों को जो प्ले लिस्ट एक शेयर की हुई है, उसका मैंने थारोली एक वीडियो बनाई हुई है, 10-12 मिनट की है, ये आप लोगों ने करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तकरीबन तमाम पंजाब वाली बुक में भी है, इधर भी है, इसका मतलब ये बहुत ही अहम है। एक न्यूमेरिकल मैं आप लोगों के आप जिम्मे लगा रहा हूँ, एंड दैट इज द लास्ट न्यूमेरिकल, जो आप लोग खुद करेंगे। तो उम्मीद है टाइम ज्यादा हो गया है, आप लोगों ने अगली क्लास में भी जाना है, वीडियो देखें, फिर उसके बाद इन सवालों को हल करें, सॉल्व करें। जैसे आप लोगों ने आना है क्लासेस के बाद, तो आप लोगों का इन चैप्टर्स का टेस्ट भी होना है, और अभी फेडरल बोर्ड वालों की कोई पॉलिसी समझ नहीं आ रही, क्या पता वो हम कॉलेज वालों को कह दें कि कुछ नंबर आपने, जैसे डायरेक्टर ने छोटी क्लासेस के लिए कहा है, तो फिर ये ना हो कि क्लासेस ना लेने वाले फड़े जाएं। ठीक है, थैंक यू सो मच, खुश रहें, मेहनत करनी है और आगे बढ़ना है, मेहनत मेहनत मेहनत, और जो हर रोज ट्राई करता है, चाहे थोड़ी थोड़ी ट्राई कर रहा हो आगे बढ़ने की, वही आगे कामयाब होगा, जिंदगी में नाकाम नहीं होगा। ठीक है, तो जो इंटेलिजेंट है वो डिफीट खा सकते हैं, लेकिन जो मेहनती है
वो कभी मार नहीं खाता, वो कभी नाकाम नहीं होता, वो हमेशा कामयाब होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।